सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। एंड गाइस, आज हम देखेंगे रहस्यमयी कुछ मूवी एक्सप्लेनेशन। एंड गाइस, आज हॉरर वीडियो नहीं है। एंड गाइस, थोड़ा सहारा रेगिस्तान की रेत के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, लेकिन वे हजारों सोने के सिक्के एक मिट्टी में दबे हुए जहाज के अंदर हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक युद्ध पोत इस पानी रहित रेगिस्तान में आया कैसे? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए एक खोजी टीम सोने के जहाज की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन खजाना मिलना क्या इतना आसान है? वे एक के बाद एक ऐसी खतरनाक स्थितियों में फंस जाते हैं जिन्हें देखकर तुम्हारी सांस रुक जाएगी। जिसकी शुरुआत होती है आज से करीब 140 साल पहले। साल था 1865। अमेरिकन सिविल वॉर या गृह युद्ध उस समय बिल्कुल आखिरी दौर में था। कन्फेडरेशन आर्मी युद्ध हार रही थी और उनकी राजधानी रिचमंड का गिरना लगभग तय था। ठीक उसी समय उनके प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस एक मास्टरमाइंड प्लान बनाता है। वह अपने सारे जमा किए हुए सोने को CSS टेक्सास नाम के एक खास युद्ध पोत में लोड करने का आदेश देता है। साथ ही 5 खास सोने के सिक्के बनाए जाते हैं, जिनमें से एक दिया जाता है जहाज के कैप्टन मेसन टूम्स को। इसके बाद रात के अंधेरे में जबरदस्त गोलीबारी के बीच कैप्टन अपना जहाज लेकर अटलांटिक ओशन की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन तोप के गोलों से जब चारों तरफ सब कुछ कांप रहा होता है, तब कैप्टन जहाज की सारी लाइटें बंद कर देता है ताकि दुश्मन उन्हें अब देख न सके। लेकिन इसके बाद वह जहाज रात के अंधेरे में आखिर कहां गायब हो जाता है, यह आज भी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। इतिहास के उस रोमांचक फ्लैशबैक के बाद हम अब वर्तमान समय में नाइजीरिया के लागोस शहर में आते हैं। यहीं से इस मूवी की कहानी एक डार्क मेडिकल थ्रिलर का रूप लेती है। WHO के 2 डेडिकेटेड डॉक्टर एवा रोजास और फ्रैंक हॉपर एक अजीब और डरावनी बीमारी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के शरीर पर घाव हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और बहुत जल्दी वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। एवा एक बीमार लड़के का ट्रीटमेंट करते हुए जानती है कि वह लड़का कुछ दिन पहले अपने पिता के साथ पास के देश माली गया था। इसका मतलब इस खतरनाक बीमारी का असली ग्राउंड जीरो माली है। लेकिन समस्या ये है कि माली इस समय एक भयानक गृह युद्ध से गुजर रहा है। इस युद्ध को वहां का एक बेरहम मिलिट्री डिक्टेटर कंट्रोल कर रहा है, जिसका नाम जनरल काजिम है। इसलिए इतने रिस्की देश में WHO किसी भी तरह अपनी मेडिकल टीम भेजने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन एवा मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि वह किसी भी कीमत पर इस बीमारी की असली वजह ढूंढ कर रहेगी। इसलिए ईवा उस बीमार लड़के के पिता को ढूंढने एक सुनसान लाइट हाउस में जाती है। लेकिन अंदर जाकर वह देखती है कि वह आदमी पहले ही उसी अजीब बीमारी से तड़प तड़प कर मर चुका है। इसलिए ईवा वहां उस आदमी का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रही थी ताकि वायरस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन ठीक तभी एक मास्क पहना हुआ असैसिन अचानक उस पर चाकू लेकर हमला कर देता है। यह आदमी किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि ईवा इस बीमारी का असली रहस्य जान पाए। जब लगने लगता है कि अब बचने का कोई मौका नहीं है, ठीक उसी समय उसकी लाइफ सेवर बनकर एंट्री होती है मूवी के मेन हीरो डर्क पिट की। डर्क और उसका बेस्ट फ्रेंड एल जॉर्डिनो मिलकर उस कातिल से खतरनाक फाइट करते हैं और एवा की जान बचाते हैं। यहाँ परिचय होने पर पता चलता है कि डर्क पिट असल में नूमा नाम की एक मरीन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। उनका मुख्य काम समुद्र के नीचे से खोई हुई पुरानी ऐतिहासिक चीजें निकालना है। इधर होश आने के बाद एवा खुद को नूमा के एक हाईटेक रिसर्च जहाज में पाती है। यहाँ उसकी मुलाकात उनके बॉस एडमिरल सैंडेकर से होती है। एडमिरल उसे बताता है कि डर्क पिट कोई सामान्य नाविक नहीं है, बल्कि वह एक लेवल अप ट्रेजर हंटर है। उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य उस खोए हुए CSS टेक्सास जहाज को ढूंढना है, यानी उसी जहाज में हजारों सोने के सिक्के छिपे हुए हैं। इधर डर्क पिट को एक ब्लैक मार्केट डीलर से एक अजीब सोने के सिक्के का पता चलता है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वह एडमिरल को कंफर्म करता है कि यह कोई आम सिक्का नहीं है। यह खुद जेफरसन डेविस द्वारा बनाया गया वही खास सिक्का है जो CSS टेक्सास के कैप्टन के पास था। डीलर बताता है कि यह सिक्का माली में नाइजर रिवर के किनारे बसे एक गांव से मिला है। इसका मतलब जहाज अटलांटिक ओशन पार करके सीधे अफ्रीका आ गया था। एडमिरल पहले माली जैसे डेंजरस वॉर जोन में टीम भेजने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन डर्क पिट की जिद के आगे हार मानकर वह उन्हें सिर्फ 3 दिन की परमिशन देता है। इसके बाद डर्क और एल माली के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में डॉक्टर ईवा भी उनके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि उस बीमारी की शुरुआत भी माली से ही हुई थी। इसी तरह एक स्पीड बोट से नाइजर रिवर के रास्ते उनकी एपिक जर्नी शुरू होती है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बंदरगाह से निकलते समय वही मास्क पहना हुआ कातिल दूर से उन पर तेज नजर रख रहा है। अब माली के इस खतरनाक रेगिस्तान में ईवा लोगों के लिए असल में क्या इंतजार कर रहा है, यह वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
अब सवाल ये है कि डर्क पिट क्या सच में रेत के नीचे खोए हुए जहाज को ढूंढ पाएगा, या कजीम की बेरहम सेना के हाथों वे सब अपनी जान गंवा देंगे। इधर माली की उस तपती रेगिस्तानी जमीन और नाइजर रिवर पर स्पीड बोट दौड़ाते हुए डर्क, एल और डॉक्टर ईवा एक अनजान डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। इस नदी के रास्ते जाते जाते डर्क एवा को CSS टेक्सास जहाज की कहानी सुनाता है। इसके बाद वे लावाजांगा नाम के एक पोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां उनका मिशन पूरी तरह 2 हिस्सों में बंट जाता है। वहां से डॉक्टर एवा असलर नाम के एक मुश्किल गांव की तरफ रवाना होती है, क्योंकि इसी गांव से उस अजीब जानलेवा बीमारी का पहला सुराग मिला। डर्क और एलगाओ शहर के आसपास अपने ड्रीम शिप को ढूंढने के मिशन में लग जाते हैं। डर्क का टारगेट उस आदमी को ढूंढना है जिसने वह खास सोने का सिक्का पाया था, लेकिन किस्मत उनके साथ एक बड़ा खेल खेलती है, क्योंकि वे जान पाते हैं कि वह आदमी पहले ही मर चुका है। ऐसी हालत में अब डर्क क्या करेगा? उसके हाथ में अब सोने का पता लगाने का कोई क्लू नहीं है, लेकिन डर्क हार मानने वालों में से नहीं है। वह दिमाग लगाकर पास की एक मस्जिद में जाता है और वहाँ के इमाम से बात करता है। यहाँ मस्जिद के इमाम पुराने रिकॉर्ड और किताबें देखकर डर्क को ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जिसे सुनकर डर्क का दिमाग घूम जाता है। 140 साल पहले एक बड़े तूफान के बाद एक बुरी तरह टूटा फूटा जहाज इस लावाजंगा पोर्ट की तरफ बहकर आया था, लेकिन उस जहाज में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इस वजह से लोकल लोग उस भूतिया जहाज को देखकर बहुत डर जाते हैं और वह धीरे धीरे गांव शहर की तरफ बह जाता है। ये सुनकर डर्क और एल का एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल छोटी पर पहुंच जाता है। वे अब फैसला करते हैं कि नदी के तल को अच्छी तरह खंगाला जाएगा, इसलिए वे गोल्ड डिटेक्टर से नदी के नीचे जहाज के मलबे को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन जहाज की जगह उन्हें नदी के तल में अजीब लाल रंग की काई मिलती है। नदी के नीचे ऐसी काई होने का मतलब है कि पानी में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 0 है और उसमें कोई खतरनाक केमिकल मिलाया जा रहा है। ठीक इसी समय कहानी की दूसरी तरफ फ्रेंच बिलियनर ईव मसार्ड और माली के डिक्टेटर जनरल कजीम के बीच एक डार्क डीलिंग या सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है। यहाँ मसार्ड किसी भी हालत में नहीं चाहता कि बाहरी दुनिया या WHO इस बीमारी के बारे में कुछ जाने, इसलिए वह कजीम को कड़ा आदेश देता है कि डॉक्टर ईवा लोगों को किसी भी कीमत पर रोका जाए। इधर काजिम के आदेश पर माली की सिविल आर्मी पूरी नदी में डॉक्टर ईवा लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है और एक समय वे डर्क लोगों की स्पीड बोट रोक लेते हैं। जब ऑफिसर्स एवा के बारे में पूछते हैं तब डर्क के दिमाग में तुरंत अलार्म बज उठता है कि एवा असल में बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन डर्क बिल्कुल कूल माइंडसेट बनाए रखता है। वह आर्मी वालों की तरफ एक रस्सी फेंकता है और जैसे ही वे उस रस्सी को पकड़ते हैं डर्क फुल स्पीड में बोट चला देता है। इससे आर्मी वालों की बोट पूरी तरह पलट जाती है, लेकिन तब तक चारों तरफ से कई और मिलिट्री बोट्स आकर उन्हें घेर लेती हैं। शुरू होता है एक सांस रोक देने वाला बोट चेस और लगातार गोलीबारी, लेकिन जब लगने लगता है कि बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है तब डर्क अपने दोस्त एल को एक स्पेशल सिग्नल देता है जिसका कोड नेम है पैनामा। ये पैनामा उनकी एक नेवी ट्रिक है, जिसका मतलब है कि वे अब अपनी ही बोट को टाइम बॉम्ब बनाने जा रहे हैं। एल बहुत जल्दी बोट के फ्यूल टैंक की पाइप काट देता है और वहाँ एक जलती हुई सिगार रख देता है। फिर दोनों बोट से सीधे नदी में कूद जाते हैं। मिलिट्री बोट्स जब डर्क लोगों को पकड़ने के लिए बिल्कुल पास पहुंच जाती है, ठीक तभी वह एपिक ब्लास्ट होता है। डर्क लोगों की बोट के फ्यूल टैंक में आग लगकर ऐसा बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि कजिम की मिलिट्री बोट्स बिल्कुल टुकड़ों में बिखर जाती हैं। इस झटके के बाद डर्क और एल किसी तरह तैरकर नदी किनारे पहुंचते हैं, लेकिन उनका ये ऐसा दिमाग लगाओ इस समय में, सोचो दिमाग होना चाहिए यार। मात्र ट्रांसपोर्ट और सारे इक्विपमेंट अब नदी के नीचे हैं। एल थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि एडमिरल ने जो 3 दिन की डेडलाइन दी थी वह तो खत्म हो गई। अब उनके पास वापस लौटने के अलावा और कुछ करने को नहीं है। लेकिन डर्क पिट तो रियल लाइफ सुपरमैन है। वह अपने दूसरे दोस्त रूडी को एडमिरल के पास खबर देने भेज देता है। डार्क समझ जाता है कि नदी के पानी में ये केमिकल, कजिम का ये पागलपन वाला हमला और ईवा लोगों की इन्वेस्टिगेशन, इन सब के बीच कोई डेडली कनेक्शन है। इसलिए अब ईवा को बचाना होगा, क्योंकि काजिम का टारगेट अब असलार गांव में मौजूद डॉक्टर ईवा है। इसलिए डर्क और एल ऊंट किराए पर लेते हैं और उस डेडली रेगिस्तान को चीरते हुए असलार गांव की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ रेगिस्तान का ये हिस्सा कितना डेंजरस हो सकता है ये शायद तुम लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। एक तरफ सिर के ऊपर आग जैसी धूप, दूसरी तरफ डर्क और एल ऊंटों पर सवार होकर उस असलर गांव की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन इधर असलर गांव में डॉक्टर ईवा लोगों के लिए बिल्कुल अलग तरह का डर इंतजार कर रहा है। एवा लोग उस गांव में पहुंचकर देखते हैं कि पूरा गांव जैसे कब्रिस्तान बन चुका है। इंसान तो दूर की बात है, गांव के मवेशी तक उस अजीब जानलेवा बीमारी से मरकर चारों तरफ पड़े हुए हैं। एवा लोग समझ जाते हैं कि गांव के सभी लोग इसी बीमारी से मरे हैं, इसलिए वे देर न करके लाशों को दफनाने का इंतजाम करते हैं। काम खत्म होते ही एवा गांव के बीच मौजूद एक पुराने कुएं को नोटिस करती है। उसके मन में शक होता है कि इस बीमारी का असली कनेक्शन शायद इसी कुएं के पानी से है। इसलिए सैंपल कलेक्ट करने के लिए वह रस्सी के सहारे उस अंधेरे कुएं के नीचे उतर जाती है। ठीक इसी समय कहानी का सबसे ब्रूटल और शॉकिंग ट्विस्ट हमारे सामने आता है। एवा जब कुएं के बिल्कुल नीचे होती है
तभी वहां जोरदार आवाज के साथ जनरल कजिम का मिलिट्री हेलीकॉप्टर लैंड करता है। कजिम कोई सामान्य विलन नहीं है, वह इतना बेरहम है कि बिना कुछ कहे डॉक्टर हॉपर और बाकी मेडिकल टीम पर ब्रश फायर करके उन्हें मार देता है। हॉपर जैसे अच्छे इंसान की ऐसी बेरहम मौत देखकर कुएं के नीचे छिपी एवा की पूरी दुनिया जैसे रुक जाती है। काजिम अपने सैनिकों को आदेश देता है कि पूरे गांव को अच्छी तरह छानकर एवा को ढूंढो, क्योंकि वह कोई भी क्लू जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। इसके बाद काजिम अपने हेलीकॉप्टर से वहां से चला जाता है, लेकिन उसके सैनिक ईवा को ढूंढने के लिए बंदूकें लेकर चारों तरफ फैल जाते हैं। एवा उस घने अंधेरे कुएं में सांस रोककर किसी तरह चुप बैठी रहती है, क्योंकि ऊपर जाते ही उसे पक्का मौत का सामना करना पड़ेगा। इधर दूर से गोलीबारी की ये खतरनाक आवाज सुनकर डर्क और एल समझ जाते हैं कि ईवा लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, इसलिए एक पल भी बर्बाद किए बिना वे असलर गांव में एंट्री लेते हैं। डार्क ध्यान देता है कि कुएं के पास ईवा का बैग पड़ा है, जिसका मतलब ईवा अब भी कुएं के अंदर फंसी हुई है। और इसके बाद शुरू होती है एक खतरनाक गन फाइट, जहां डर्क और एल अपने ब्रेन और ताकत दोनों को पूरी तरह यूज करते हैं। एल एक गार्ड से राइफल छीनकर डर्क को कवर फायर देकर बैकअप देता है और डर्क एक के बाद एक कजिम के सैनिकों को क्लियर करता जाता है। दूसरी तरफ कुएं के नीचे से ईवा भी एक गन लेकर फायरिंग शुरू कर देती है और आखिर में वे सब मिलकर काजिम के सैनिकों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। एवा ऊपर आकर जब डॉक्टर हॉपर की डेड बॉडी देखती है तब वह इमोशनली बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन डर्क उसे समझाता है कि अब दुख मनाने का बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि कजिम की बैकअप फोर्स किसी भी समय यहाँ आ सकती है। यानी डर्क, एल और एवा अब सच में एक बहुत बड़े संकट में हैं। वे सहारा रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं। उनके पास न कोई शेल्टर है, न कोई प्रॉपर प्लान है। वे काजिम के टेरिटरी से भागने के लिए एक जीप लेकर पागलों की तरह रेगिस्तान को चीरते हुए ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। रेगिस्तान का एक लोकल रिबेल ग्रुप उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। इन लोगों को टुआरेग कहा जाता है। इन टुरेग लोगों के लीडर का नाम मोडिबो है, जो जनरल कजिम का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन डर्क लोग ये नहीं जानते, इसलिए वे मजबूर होकर इस रेबल ग्रुप के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मोडिबो डर्क लोगों को कजिम का स्पाई समझकर मार देगा या उनकी हेल्प करेगा? और उस गांव के कुएं के पानी में असल में ऐसा क्या मिलाया गया था जिसकी वजह से इतने लोग मर गए? रुको, उसका जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। इधर डर्क और एवा लोगों की किस्मत अच्छी कहनी पड़ेगी, क्योंकि टुरेग लीडर मोडिबो ने उन्हें काजिम का स्पाई समझकर नहीं मारा, बल्कि उनका असली मकसद जानने के बाद उन्हें एक गुप्त जगह ले जाता है। वहां जाकर डॉक्टर ईवा जो देखती है, उससे उसके आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। एक पूरी गुफा के अंदर सैकड़ों लोग मौत से लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दर्द से तड़प रहे हैं और सबके शरीर पर उसी जानलेवा बीमारी के लक्षण हैं। एवा एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करती, वह तुरंत अपना मेडिकल किट निकालकर उस इलाके का पानी टेस्ट करने बैठ जाती है और रिजल्ट हाथ में आते ही वह डर्क से जो कहती है, उसे सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एवा कंफर्म करती है कि यह असल में कोई छूने से फैलने वाली बीमारी या महामारी नहीं है, ये प्योर केमिकल पॉइजन है, यानी बेहद खतरनाक जहर। यह जहरीला केमिकल इंसान के खून में जाकर इम्यून सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर रहा है और इसी तरह दिन पर दिन ये मासूम लोग धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कजीम या कोई और गांव के कुएं में रोज रोज ऐसा जहर क्यों मिलाएगा? जब कोई भी इस लॉजिक को समझ नहीं पा रहा था, तब एल थोड़ा रिलैक्स करने के लिए गांव के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। खेलते खेलते बॉल एक अंधेरी गुफा के अंदर चली जाती है। इसके बाद एल उसे लेने जाता है और वहां ऐसी चीज खोज करना करता है जो पूरी मूवी की स्टोरी को एक झटके में घुमा देती है। गुफा की दीवार पर एक अजीब पुरानी पेंटिंग बनी हुई थी और उसे देखकर एल एक्साइटेड होकर दौड़ता है और डर्क को बुलाकर लाता है। डार्क आकर देखता है कि पेंटिंग में साफ साफ एक युद्धपोत की तस्वीर बनी है और वह बिल्कुल CSS टेक्सास जैसा दिख रहा है, यानी उनका सपनों का जहाज समुद्र की किसी गहराई में नहीं खोया, बल्कि इसी सहारा रेगिस्तान के किसी रेत के टीले के नीचे चुपचाप दबा पड़ा है। ये बात सुनकर जरूर तुम्हारा दिमाग हैंग हो गया होगा। सच में रेगिस्तान के अंदर पूरा का पूरा युद्धपोत आया कैसे? डार्क तब रेत पर मैप बनाकर बात बिल्कुल क्लियर कर देता है, क्योंकि हजारों साल पहले यह सहारा कोई रेगिस्तान नहीं था, बल्कि यहाँ बड़ी बड़ी नदियां और हरे भरे पेड़ पौधे थे। लेकिन समय के साथ क्लाइमेट चेंज हुआ, नदियां सूख गईं और पूरा इलाका गर्म रेत से ढक गया। डर्क समझ जाता है कि 140 साल पहले उस तूफान के बाद CSS टेक्सास नदी में बहते बहते इस इलाके में आया था और एक किले के पास अटक गया था। अब वह नदी सूख गई है, लेकिन जमीन के नीचे वही पानी का फ्लो अब भी कंटिन्यू हो रहा है। तभी डर्क के दिमाग में एक मास्टर स्ट्रोक आइडिया क्लिक करता है। जमीन के नीचे बहने वाले इसी पानी के फ्लो से जहरीले केमिकल एक के बाद एक सभी कुओं में फैल रहे हैं। इसका मतलब जहां से ये जहर पानी में मिल रहा है, ठीक उसके आसपास ही उनका खोया हुआ जहाज रेत के नीचे दबा हुआ है। सारी मिस्ट्रीज को एक साथ कनेक्ट करने के बाद डर्क, एल और ईवा ऊंटों पर सवार होते हैं और उस पेंटिंग में दिखाए गए किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन दूर से बाइनोक्यूलर से वे देखते हैं कि वहां कोई पुराना किला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा हाईटेक सोलर प्लांट खड़ा है।
जिसके ग्लास धूप में चमक रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखने पर वे समझ जाते हैं कि इस प्लांट का असली मालिक वही फ्रेंच बिलियनियर मसार्ड है जिसे उन्होंने लागोस की एक पार्टी में देखा था। इतने रिमोट और सुनसान रेगिस्तान के बीच ऐसा एडवांस्ड सोलर प्लांट देखकर डर्क के मन में शक पैदा होता है। जब वे प्लांट के अंदर जाने के लिए कोई लूप होल ढूंढ रहे थे, ठीक तभी वे देखते हैं कि एक बड़ा मालगाड़ी ट्रेन सीधे प्लांट के अंदर जा रहा है। मौका देखकर वे तीनों गार्ड्स की नजरों से बचते हैं और ट्रेन के एक डिब्बे के जरिए अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ ट्रेन के डिब्बे में छिपकर डर्क, एल और एवा जब सोलर प्लांट के बिल्कुल कोर एरिया में पहुंचते हैं, तब उनकी आंखों के सामने एक खतरनाक रियलिटी खुलती है। वे समझ जाते हैं कि यह बड़ा प्लांट असल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक डेडली वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है। सीधी बात कहें तो यह जहर जलाने की जगह है। बिलियनियर मसार्ड दुनिया भर से हजारों टन इंडस्ट्रियल वेस्ट पैसे लेकर यहाँ लाता है और सहारा की एक्सट्रीम धूप का इस्तेमाल करके उसे जलाकर एक तरह की मेटल बनाता है जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि इस मेटल के बनने के समय एक जहरीला केमिकल निकलता है जिसकी लाइन सीधे जमीन के नीचे वाली पुरानी नदी में छोड़ दी गई। इस वजह से हजारों टन खतरनाक टॉक्सिन लगातार नदी के पानी में मिल रहा है और वही गंदा पानी फ्लो होकर गांवों के कुओं तक पहुंच गया है। इसी क्रूरता की वजह से इतने सारे लोग उस खतरनाक बीमारी से मर रहे हैं। डार्क और ईवा जब पूरा मास्टर प्लान समझते हैं, तब गुस्से से उनका खून खौलने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लांट के अंदर मसार्ड अपना गैर कानूनी काम करवाने के लिए लोकल ट्वेरेग लोगों को कैद करके स्लेव की तरह काम करवा रहा है। उनकी हालत देखकर ईवा की आंखों में पानी आ जाता है। डर्क डिसाइड करता है कि इस डेडली ऑपरेशन को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, लेकिन ठीक उसी समय उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। मसार्ड के हाई सिक्योरिटी गार्ड उन्हें स्पॉट कर लेते हैं और चारों तरफ से घेर कर सीधे मसार्ड के सामने ले जाते हैं। मसार्ड अपने टिपिकल एरोगेंट अंदाज में डर्क लोगों से कहता है कि वह दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि जहर नष्ट करके पृथ्वी को बचा रहा है। तब एवा उससे पहले ही फट पड़ती है और उसके मुंह पर सही बात कह देती है, लेकिन पैसों के लालच में अंधा मसार्ड इन बातों की परवाह नहीं करता। वह जनरल कजीम के साथ मिलकर इस गैर कानूनी काम का सीक्रेट हमेशा के लिए छुपाना चाहता है। इसलिए वह आदेश देता है कि डर्क और एल को रेगिस्तान की गहराई में ले जाकर मार दिया जाए और डॉक्टर ईवा को वह अपने पास कैद रखता है। हमेशा की तरह डर्क और एल के हाथ बांधकर उन्हें एक पिकअप ट्रक के पीछे फेंक दिया जाता है और सहारा के उस जलते हुए रेगिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा होता है। लेकिन डर्क पिट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसका माइंडसेट हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। डर्क की पॉकेट में जेफरसन डेविस का वही खास सोने का सिक्का अब भी छुपा हुआ था और वह उसी को स्क्रू ड्राइवर की तरह यूज करना शुरू कर देता है। ट्रक जब फुल स्पीड में रेगिस्तान के ऊपर बाउंस करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तब डर्क उस सिक्के से बहुत सावधानी से पीछे के स्क्रूज खोलने लगता है। मतलब ये आदमी कितना जीनियस हो सकता है। पैनल ढीला होते ही दोनों मौका देखकर चलती ट्रक से गर्म रेत पर कूद जाते हैं। इसी तरह हाथ बंधे हुए हालत में वे सहारा की खतरनाक हीट और सैंडस्टॉर्म से फाइट करते हुए मीलों तक चलते रहते हैं और एक समय वे दूर से एक अजीब चीज देखते हैं। रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में कई साल पहले क्रैश हुआ एक पुराना प्लेन पड़ा था जिसकी बॉडी खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके व्हील्स और फ्रेम्स अब भी सही थे। डार्क और एल अपने इन्वेंटर माइंड का इस्तेमाल करके उस टूटे हुए प्लेन के पार्ट से पूरा लैंड यॉट बना देते हैं। मतलब अब क्या ही कहा जाए। खैर, उस लैंड यॉट से वे हवा की रफ्तार पकड़ते हैं और सीधे ट्वेरेग लीडर मोडिबो के कैंप में पहुंचते हैं। फिर एडमिरल संडेकर को सैटेलाइट फोन पर पूरी इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं। अब डर्क का सिर्फ एक मिशन है, मोडिबो से गाड़ी लेकर फुल फोर्स में प्लांट पर अटैक करना और ईवा को रेस्क्यू करना। लेकिन हाँ, इस शानदार क्लाइमैक्स और थ्रिलिंग ट्विस्ट में जाने से पहले बता दूं, अगर तुम्हें ये सांस रोक देने वाला एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। खैर, अब कहानी पर वापस आते हैं। इधर मोडिबो के कैंप से कजिन की एक चोरी की हुई जीप लेकर डर्क और एल सीधे सोलर प्लांट में एंट्री लेते हैं, लेकिन अंदर जाकर वे देखते हैं कि पूरा प्लांट बिल्कुल खाली है और मसार्ड प्लांट को ऑटो मोड में डालकर ईवा को लेकर छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस ऑटो मोड का मतलब है कि सोलर प्लांट की सारी हीट अब सीधे अंदर की फर्नेस में जाएगी और पूरे प्लांट में रखे बॉम्ब ब्लास्ट होकर सारे एविडेंस मिटा देंगे। एल एक सेकंड भी वेट नहीं करता और बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल देता है और डर्क भागकर ईवा को रेस्क्यू करने जाता है। छत पर जाकर डर्क देखता है कि मसार्ड अपने हेलीकॉप्टर से पहले ही भागने की तैयारी कर रहा है और ईवा को रोकने के लिए वही पुराना मास्क पहना हुआ कातिल फिर से सामने आकर खड़ा हो जाता है। डर्क तब उस असैसिन के साथ एक खतरनाक फाइट शुरू कर देता है और मौका देखकर ईवा हेलीकॉप्टर से कूदकर नीचे आ जाती है। मसार्ड तब अपनी जान बचाने के लिए किसी चीज की परवाह किए बिना उड़कर भाग जाता है और एल बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ड्रम से सारे एक्सप्लोसिव्स बाहर निकाल देता है और पूरे प्लांट को एक भयानक तबाही से बचा लेता है। प्लांट के अंदर से ईवा को लेकर डर्क और एल अपनी जीप से रेगिस्तान की तरफ भागना शुरू करते हैं, लेकिन उनका असली सर्वाइवल टेस्ट अब भी बाकी था। दूर से खुद जनरल कजीम तेजी से आता है और वह अपने हेवीवेट मिलिट्री
हेलीकॉप्टर से सीधे डर्क लोगों की जीप पर गोली चलाना शुरू कर देता है। कजीम की लगातार फायरिंग से जीप की हालत बहुत खराब हो जाती है और इस खुले रेगिस्तान में उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। डिरेक तब अपना दिमाग लगाता है और एल से कहता है कि प्लांट से निकाले गए एक्सप्लोसिव्स जीप के बाहर रेत पर फेंको। बात के मुताबिक एल एक एक करके बॉम्ब्स फेंकने लगता है और ईवा उन पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर गन से फायर करती है। पलक झपकते ही रेगिस्तान में एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं। चारों तरफ के बड़े बड़े रेत के टीले पल भर में उड़ने लगते हैं। इसी तरह जब धूल और रेत का तूफान थोड़ा कम होता है तब उनकी आंखों के सामने ऐसा मैजिक रिवील होता है जिसे देखकर वे खुद भी विश्वास नहीं कर पाते। एक्सप्लोजन की वजह से रेगिस्तान की रेत हट जाती है और बिल्कुल सही हालत में बाहर आता है एक 140 साल से खोया हुआ वही आइकॉनिक युद्धपोत CSS। काजिम से बचने के लिए वे तीनों तेजी से दौड़कर उस जहाज की मजबूत लोहे की बॉडी के अंदर शेल्टर लेते हैं। कजिम के हेलीकॉप्टर से उस समय बारिश की तरह गोलियां और रॉकेट फायर हो रहे होते हैं और स्वाभाविक है कि यह पुराना जहाज अब इतना डैमेज सह नहीं पाएगा। डार्क समझ जाता है कि सिर्फ डिफेंस से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह जहाज के अंदर मौजूद एक 140 साल पुरानी बेकार पड़ी तोप को रेडी करने का फैसला करता है। अल जब बहुत मेहनत से तोप का दरवाजा खोलता है तब उसमें से झनझनाते हुए हजारों कीमती सोने के सिक्के बाहर निकलते हैं, लेकिन अब उन करोड़ों के सोने की तरफ देखने का कोई टाइम नहीं है। उनका टारगेट सिर्फ एक है, किसी भी कीमत पर कजिम को खत्म करना। एवा तोप के अंदर एक सॉलिड आयरन का गोला लोड करती है और डर्क बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर कजिम के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर वह गोला फायर कर देता है। पुरानी तोप का वह भारी लोहे का गोला सीधे जाकर काजिम के हेलीकॉप्टर के अंदर लगता है, लेकिन इस चोट से काजिम डरता नहीं बल्कि हंसने लगता है क्योंकि इससे हेलीकॉप्टर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही गोले के अंदर लगी रस्सी की आग पूरी तरह जल जाती है, पल भर में एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। पलक झपकते ही काजिम का हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े होकर क्रैश कर जाता है। मेन विलन कजिम खत्म हो जाता है। इसके बाद उसकी बड़ी सेना जब डर्क लोगों को घेर लेती है तब कहानी में एक और सरप्राइज ट्विस्ट आता है। काजिम के लोग हैरान होकर देखते हैं कि उनके चारों तरफ ट्वारेग लीडर मोरिबो की बड़ी सेना पहले ही उन्हें घेर चुकी है, इसलिए कोई रास्ता न देखकर वे बिना फाइट किए सीधे सरेंडर कर देते हैं और इस जीत के साथ माली के आम लोगों को उनकी लंबे समय से चाही गई आजादी वापस मिल जाती है। डार्क जहाज में मिला वह करोड़ों का खजाना उन्हीं गरीब ट्वारेग लोगों के लिए छोड़ देता है ताकि वे ठीक होकर एक सामान्य जिंदगी जी सकें। इसके बाद हम एडमिरल संडेकर को देखते हैं जो अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ एक सीक्रेट डील कर लेता है। उस डील के मुताबिक एक CIA एजेंट भेष बदलकर मसाड के हाइडआउट में जाता है और उसके ग्लास में वही जहरीला पानी मिला देता है जिस मसाड ने हजारों लोगों को जहर पिलाकर मार दिया था। ठीक उसी जहरीले पानी को पीकर वह खुद भी इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। इसी को कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल। इधर सारे खतरे और मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद हमारे हीरो डर्क पिट और डॉक्टर ईवा आखिरकार एक हो जाते हैं। मूवी के बिल्कुल लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों एक सुंदर बीच पर बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं और इसी शानदार हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी आज की यह जबरदस्त एडवेंचरस स्टोरी यहीं खत्म होती है। शुरू से अंत तक इतने सारे ट्विस्ट और सस्पेंस में तुम्हें कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा, ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है तुम लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। तो गाइस यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस जय हिंद जय भारत, बाय। Hey, what's up guys?